अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आप देख रहे होंगे मैं इस वक्त अपने स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूं। इस्लामाबाद का एक ट्रिप लग रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, यहाँ से आपसे मुखातिब हूँ। बड़ा इवेंटफुल दिन हुआ है आज। पहली दफ़ा जो है वो जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी बाकायदा ऑफिशियल डिटेल्स जो हैं वो शेयर हुई हैं। इससे पहले जो DG ISPR थे उन्होंने फ़ोन के ऊपर जो है वो कामरान शाहिद साहब से गुफ्तगू करते हुए कुछ तफसीलात शेयर की थी, लेकिन अब उसके अंदर कुछ मजीद, एज वी सेड इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, तो और भी चीज़ें जो हैं वो कुछ सामने शेयर हुई हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बताती है और उसको एनालिटिकली किस तरह देखा जा सकता है, ये तो जारी बात है जब मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगा उसके बाद आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मलिक रियाज साहब के हवाले से एक बड़ी अहम खबर आई है, कुछ उसको भी इवेलुएट करेंगे। लग इस तरह रहा है कि वो नई मुसीबत में जो है वो फंसते जा रहे हैं, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी जो आखिरी दो वीडियोस थी, ख़ासतौर पे BLA के हवाले से और ज़रार कंपनी, इन दोनों के हवाले से हमने एक अपनी रिसर्च रिपोर्ट जो है वो आपके साथ शेयर की थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम BLA के जो सरबराह हैं उनके हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। उनकी प्रोफाइलिंग, वो कौन है, ये दहशत गर्दों को किस तरह वो प्रमोट करते हैं, ये खुद किस तरह इस BLA के सरबराह बने, ये सारी तफसीलात जो हैं अगले वीलॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, उसे देखना मत भूलिएगा। बट फॉर टुडे लेट्स जस्ट फोकस कि हमारे पास खबरें कौन कौन सी सबसे पहले आई हैं, फिर उसको एवेल्युएट करेंगे। जहाँ पे एक तरफ बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त एक हॉटबेड बना हुआ है दहशतगर्दी के हवाले से, जहाँ पे BLA की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। वहीं पे खैबर पख्तूनख्वा में खबर ये आई है कि कबायली ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सक की मस्जिद में एक धमाका हुआ है और इसके नतीजे में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला नदीम समेत कई अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। RPO DI खान इशफाक अनवर ने कहा है कि बम को मस्जिद के महराब में नस्ब किया गया था और हमले का हदफ जो है मौलाना अब्दुल नदीम थे। मौलाना अब्दुल नदीम JUI वाना के अमीर और मस्जिद के इमाम भी थे और मौलाना अब्दुल नदीम गुज़िश्ता साल मिर्ज़ा जान के बम धमाके में जाँ बहक होने के बाद JUI वाना के अमीर मुंतखब हुए थे। और वाज़ेह है कि मौलाना अब्दुल्ला नदीम पर इससे पहले भी कालूशा के मुकाम पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला किया गया जिसमें वो ज़ख्मी हो गए थे। जबकि इससे पहले दारुल उलूम हक़ानिया अकोड़ा खटक में 28 फरवरी को नमाज जुमा के फ़ौरन बाद एक शदीद बम धमाका हुआ था और इसमें JUI समीउल हक ग्रुप के सरबरा मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद और 15 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि JUI फे की जब हम बात करते हैं तो आम तौर पे जो इनको टारगेट किया जाता है वो ये कहा जाता है कि वो दाइश की जानिब से जो है वो इनको टारगेट किया जाता है, क्योंकि JUI फे के कई मुतअद्दिद रहनुमा इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान जो है वो फिर भी तालिबान के साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन रखते हैं। तो जिस तरह तालिबान को टारगेट किया जाता है दाइश की जानिब से, इसी तरह यहाँ पे JUI फे के हवाले से भी मतलब कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेज जो हैं वो यही कहते हैं कि इनको भी जो है वो दाइश की जानिब से ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि ये फिर भी मॉडरेट, कंसिडरेबली मॉडरेट जो है वो मतलब कंसिडर होते हैं। जब आप रिलीजियस राइट की बात करते हैं तो निस्बतन फिर भी ये मॉडरेट तस्वुर किए जाते हैं, तो इस वजह से इनको टारगेट किया जाता है। इसके अलावा लेट्स कम टू द बिग न्यूज़, द मेन न्यूज़। DG ISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ जो है वो मुनक्किद की और सरफराज बुगटी साहब, इन दोनों की जानिब से बड़ी तफसील से जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मेरा ख्याल में इट वॉज ओवर ड्यू। आई हैव टू से दिस के मेरा ख्याल में, ये मेरा मानना है कि जब ये हादसा पेश आया था जाफर एक्सप्रेस का, होना तो ये चाहिए था कि उसी शाम को जो है वो कम्युनिकेशन की जाती, हुकूमती साइड से कम्युनिकेशन की जाती अताउल्लाह तारड़ की जानिब से या मोहसिन नकवी साहब की जानिब से। बट सरप्राइजिंगली अगेन मोहसिन नकवी साहब जो है वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बैठे हुए थे, जबकि मेरा ख्याल में ज़ाहिरी बात है जब दाखिला का मामला आता है तो मोहसिन नकवी साहब को यहाँ पे बैठे होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और जिस तरह मैंने कहा कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया था उस दिन भी हमें कम्युनिकेशन का जो है टोटल गैप नज़र आ रहा था, ज़राए के हवाले से खबरें चल रही थी और उस दौरान जो है वो इतनी फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन डिलिबरेटली फैलाई जा रही थी, इंडियन मीडिया की जानिब से खासतौर पर फैलाई जा रही थी, गलत फीडिंग की जा रही थी। बल्कि मेरे ख्याल में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो BLA के मुंह के ऊपर भी एक थप्पड़ है, और वो किस तरह है वो मैं थोड़ी देर में उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आई प्रूव इट विद एविडेंस कि किस तरह वो एक कम्युनिकेशन की वॉर जो है उसको डिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए जो है जीतने की कोशिश करते हैं। बट ऑब्वियसली जो एक एक्सपीरियंस मीडिया पर्सन होता है वो एक मिनट में आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये झूठ बोला जा रहा है और ये डिलिबरेटली प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। एंड आई टेल यू हाउ। सबसे पहले
जो चंद पॉइंटर्स हमारे सामने आए हैं ज़रा उसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। सरफराज बुगटी साहब ने जनाब एक तो हमले की मजम्मत करने पे अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया, ईरान, तुर्की, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, यूरोप, अक़वाम मुत्तहदा के जनरल सेक्रेटरी और यूरोपीय जो सफारतकार हैं उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बलोच रवायात में इस तरह वाक़यात को इस नज़र से देखा जाता है जिसका बलोच रवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बलोच रवायतियों के अमीन हैं मगर दहशतगर्दों ने इन तमाम रवायात को पामाल कर दिया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि उन्हें बलोच ना कहा जाए। उन्होंने कहा जिस तरह इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले ख्वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसी तरह बलोचियत के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों का बलोचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस लड़ाई का बलोचियत और हकूक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये खालिसतन शैतानी क़ुव्वतें और दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करके इसे तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा बदमनी फैलाने वाले अनासर से कोई रायत नहीं बरती जाएगी, अलहदगी पसंदों से बतौर दहशतगर्द सलूक करने का फैसला किया है। अच्छा, इन्होंने सरफराज बुगटी साहब ने एक्चुअली आगे चल के जो है वो एक रेफरेंस भी दिया। उन्होंने कहा कि आज ये जो सूरत हाल है वो बार बार आप इनके साथ अपीजमेंट की जो कोशिश करते हैं, मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये उसकी वजह से भी आज सूरत हाल जो है वो यहाँ तक पहुँची हुई है। उन्होंने कहा एक वक्त ऐसा भी है जब BLA को जो है, जो आज एक दहशतगर्द तंजीम है, जो कलदम तंजीम है, इसके ऊपर पाबंदियां लग चुकी हैं, अमेरिका की जानिब से भी पाबंदियां लग चुकी हैं। इसे आपने कोयटा तक के अंदर, कोयटा शहर के अंदर मिज़ान चौक के ऊपर भी जलसा करने की आपने इजाज़त दी हुई है माजी के अंदर। तो मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आज से 2 दिन पहले ये मैंने बात की थी कि स्टेट नीड्स टू डिसाइड वन कोर्स ऑफ एक्शन। आपने इनके साथ इंगेज करना है, इनके साथ बात करनी है, या आपने इनके अगेंस्ट फोर्स इस्तेमाल करनी है। और अभी तक की बुगटी साहब भी जो है यही फरमा रहे थे कि चूंकि हमारी कोई पॉलिसी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनी है, कभी हम इधर को जाते हैं, कभी हम उधर को जाते हैं, जिसकी वजह से कहानी जो है वो यहाँ तक पहुंची है। अच्छा जी, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, DG ISPR, उन्होंने जो तफसीलात शेयर की हैं, उन्होंने नंबर्स के हवाले से बड़ी अहम जो है वो डिटेल्स शेयर की हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनसे एक्चुअली सवाल किया गया कि अभी तक जो है वो कैजुअल्टीज़ कितनी हुई हैं, कितने अफराद जो हैं इस ट्रेन के ऊपर सवार थे। तो पहली दफ़ा अब हमारे पास एक ऑफिशियल फिगर आया है, उसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह बताया कि इस ट्रेन में 425 अफराद थे जिन्होंने टिकट्स ली हुई थी। अब उन्होंने कहा कि ये वेरी भी थोड़ा सा करता है, टिकट लेने का मतलब ये नहीं है कि सब के सब कोयटा से ही सवार हुए थे, आगे के स्टेशन से भी जो है इस ट्रेन के लिए टिकटें ली जाती हैं। कुछ लोगों ने टिकटें ली, फिर वो ड्रॉप भी हुए, पिछले स्टेशन पे ड्रॉप हुए, लेकिन जो टिकट इशू हुई है वो 425 थी। और DG ISPR ने बताया कि जी 354 यरगमालियों को जो है वो जिंदा बाजियाब करवाया गया। इनमें से 37 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। कुल अफराद जिनकी शहादत हुई है वो 26 अफराद हैं, और इनमें से 18 अफराद जो हैं उनका ताल्लुक फ़ौज से या FC से है। 3 अफराद जो है वो रेलवे के इदारे से थे, जबकि 5 इसके अलावा जो हैं वो सिविलियंस हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल कैजुअल्टीज़ जो है उन लोगों की है, उन कमांडोज़ की हैं या FC एहलकारों की हैं जिन्होंने, जब ये ऑपरेशन चल रहा था इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो उसके दौरान जाम शहादत जो है वो नोश किया है। उन्होंने बताया कि जो DG ISPR थे उन्होंने बताया कि जैसे ही इस ट्रेन के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया गया, हमला किया गया, उसके बाद जो है वो 3 मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर जो है यरगमालियों को छोड़ा गया। उन्होंने कहा सबसे पहले तो जो है वो एक जो बड़ी लॉट वहाँ से जो हॉस्टेजेस की या यरगमालियों की जो है वो निकलने में कामयाब हुई, ये उन अफराद की थी जो बेसिकली दहशतगर्दों ने खुद भी उनको जाने दिया, क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद, ज़ाहिर बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट 400 पीपल, 400 लोगों को जो है वो संभालना आसान नहीं होता, एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है ये। तो उसमें से जो है वो लोगों को एक तो पहले जाने दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरा जो पोर्शन आया जहाँ पे, उसके बाद इन्होंने लोगों को जो है वो अलग कर दिया, इनकी टोलियाँ बना दी मुख्तलिफ। वो लोग जब जो है निकलने में, उसमें से चंद लोग कब कामयाब हुए, जब FC के एहलकारों की जानिब से और फौज की जानिब से जो है स्नाइपर्स ने अटैक्स शुरू किए और दहशतगर्दों को टारगेट करना शुरू किया। उस दौरान चंद जो सिविलियंस वहाँ पे मौजूद थे या जो दीगर यरगमाली मौजूद थे, उन्होंने भाग के अपनी जान जब बचाने की कोशिश की, तो उसमें भी जो है वो कई लोग निकले हैं, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्दों को जो है, उन भागते हुए यरगमालियों को भी उन्होंने जो है वो टारगेट किया, और उसके अंदर भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। और तीसरा लॉट जो है, उन्होंने कहा कि जब ज़रार फोर्स ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया, जो तीसरी वेव आई इस सारे ऑपरेशन के दौरान, तो उस दौरान भी जो है वो कई लोगों को जो है वो बचाया गया और उनको रेस्क्यू किया गया। दूसरी बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई वो ये थी कि बहुत से लोगों ने जहाँ पे भाग के अपनी जान बचाई है, वहीं पे कई ऐसे अफराद भी थे जो उस वक्त जो है वो भटक गए थे, उनको रास्ते का नहीं पता था,
लेकिन कई घंटों के बाद जो है वो एफसी की जो मुख्तलिफ चेक पोस्ट आसपास इलाकों के अंदर थी, दे टर्नड अप ओवर देयर। सरफराज बुक्टी साहब बता रहे थे कि कल रात को भी जो है वो 2 अफराद एक चेक पोस्ट पे इतनी घंटों के बाद, इतने देर के बाद जो है वो जाके वहां पे पहुंचे और वो भटक रहे थे, भूखे प्यासे भटक रहे थे, लेकिन एफसी के एहलकारों तक जो है वो पहुंच गए। तो ये तो स्पेसिफिक डिटेल्स थी जो ऑपरेशन के हवाले से थी। अब ये सारी चीज़ें जो है वो प्रूव करती हैं उसकी, इस एरिया की जो है वो कुछ फुटेज भी सामने आई है। वो भी जो सेटेलाइट इमेजरी थी वो तो पहले ही बताई गई थी, इसके अलावा चंद तस्वीरें, चंद फुटेजेस जो हैं वो भी सामने आई हैं। ये बीएलए के उस क्लेम को टोटली नेगेट करता है जो अभी तक ये इस ऑपरेशन के हवाले से जो है वो बार बार बोलते हैं कि नहीं जनाब ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, अभी भी हमारे पास जो है वो बहुत से अफराद मौजूद हैं। जबकि दहशत गर्दों के हवाले से जो क्लेम है, जो आईएसपीआर की जानिब से भी आया है और वज़ीर आला की जानिब से भी आया है कि 33 दहशत गर्द जो हैं वो इस सारे ऑपरेशन में ऑलरेडी हलाक हो चुके हैं। तो बीएलए का ये जो क्लेम है ये इसको टोटली निगेट करता है। मैं इसमें मतलब अच्छी तरह जानता हूं कि अगर अभी तक बीएलए के पास किसी किस्म की कोई ऐसी बात होती तो आई कैन एक्चुअली सी कि उनका सोशल मीडिया जो है बीएलए का या बीएलए सपोर्टिंग अकाउंट्स जो है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वो बहुत एक्टिव हैं, बड़ा एक्टिवली वो चीज़ों को जो है वो अपडेट कर रहे हैं। अगर ऐसी अब तक कोई बात होती है, अगर इनके पास अभी तक हॉस्टेजेस होते, यरगमाली होते या सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार होते, उनकी फुटेजेस, उनकी तस्वीरें बना के जो है ये अब तक रिलीज कर चुके होते। दूसरी एक और बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई वो इंडियन मीडिया का खास तौर पे रोल था। अगर आप नोट करें, मैं पिछले 3 दिन से बार बार ये बात कर रहा था कि इंडियन मीडिया जो है वो खास तौर पे इस प्रोपेगेंडा वॉर का पूरा एक पार्ट और पोर्शन बना हुआ था। मैं जहां पे जेन में रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे ऑन द ग्राउंड जो है वहां पे गोलियां चलाने वाले दहशतगर्द मौजूद थे, वहीं पे इनको सपोर्ट करने वाले इनके ऑपरेटिव्स जो हैं वो इंडियन मीडिया के अंदर मौजूद थे और पल पल की चीज़ों के ऊपर जो है वो ट्रांसमिशन वहां से हो रही थी। मैं इसीलिए बार बार ये बात कह रहा था कि जब ये वाकया पेश आया था, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उस स्पेस को आपको कवर करना चाहिए था, रादर दिन कि आपने जो है वो उस स्पेस को खाली छोड़ा हुआ था। उस वैक्यूम के अंदर जो है वो इंडियन मीडिया ने छलांग मारी हुई थी, या चंद ऐसे यूट्यूबरों ने जिनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इनमें से एक साहब जो है उनको तो इतनी गालियां पड़ रही हैं पिछले 24 घंटे से, और वो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, उनको इतनी गालियां पड़ रही हैं कि मैंने आज तक उनको इतनी गाली पड़ते नहीं देखी, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने अल्फाज के अंदर जो चुनाव उन्होंने बीएलए के इन दहशतगर्दों के लिए किया है और पाकिस्तानी फौजियों के हवाले से जो जिस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, शर्म आनी चाहिए उन्हें लिटरली शर्म आनी चाहिए कि, और मतलब वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा पुराना नाम है, लेकिन बेशर्मों की तरह जो है वो आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि पूरा सोशल मीडिया उनके ऊपर थू थू कर रहा है कि यार ये अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे। तो खैर, अब वो जो इंडियन मीडिया के हवाले से है वो पुरानी तस्वीरें, पुरानी वीडियोस का सहारा लेके जो है उसको नया बना के, नई पैकिंग करके जो है उसको बेचा जा रहा है। और इसी का जो इजहार है वो DGISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी किया गया कि इंडियन मीडिया का क्या रोल है। अब मैं यहाँ पे 3-4 चंद सवालात जो है वो रखना चाहूँगा, बल्कि मैं एक पॉइंट और जो है वो मैं बता दूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि उन्होंने बताया कि सन 2024 में 59,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए गए। 2025 में उन्होंने कहा हमने 11,000 से ज़ायद ऑपरेशंस किए। एवरेज निकाले तो यह तादाद 180 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस यौमिया बनती है। 2024 और 2025 के दौरान 1250 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, 563 हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल फाल अपनी जाने दे रहे हैं, मगर इन 14 निकात पर अमल नहीं हो रहा जो नेशनल एक्शन प्लान में लिखे गए थे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की वजह से दहशतगर्दों को सपोर्ट मिल रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ हैं, वहाँ उनकी लीडरशिप मौजूद है। दहशतगर्दी वहीं से तैयार होते हैं और भर्ती होते हैं। अमेरिका जब अफगानिस्तान से गया तो अपना असला छोड़ गया, वो उनके पास है। रियासत इस वक्त स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। डॉलर, करेंसी, पेट्रोल, नॉन कस्टम गाड़ियाँ, दीगर अशिया की स्मगलिंग के जरिए जो है ये दहशतगर्द अपनी फंडिंग अरेंज करते हैं। साथ ही साथ एक जगह के ऊपर यह भी मेंशन किया गया कि अमेरिकन की जानिब से जो असला छोड़ा गया है उसमें नाइट विजन गॉगल्स तक शामिल हैं, और ये दहशतगर्द उसी असले का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, आज से चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है इसके ऊपर जोर दिया गया था कि जी हमारा असला जो पीछे रह गया वो हम हर सूरत जो है वो वापस लेके जाएंगे। तो तालिबान की गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था नथिंग डूइंग, असी कोई नहीं जो वापस करना। तो अब वो इस्तेमाल किधर हो रहा है ये आपके सामने है। मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी जो है वो DGISPR ने चंद फिगर्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में इस कमीशन, ये जो मिसिंग पर्सन का कमीशन बना हुआ है, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के केसेस जो है वो, जो टोटल कमीशन के पास केसेस आए वो 10,405 केसेस आए,
8,144 केसेस जो है वो इसमें से हल हो चुके हैं। 2,261 केसेस मिसिंग पर्सनस के जो हैं वो अभी बकाया हैं। बलूचिस्तान से जो केसेस रिपोर्ट हुए 2,911 हैं, इनमें से सिर्फ 452 केसेस ऐसे जो हैं वो रह गए हैं, बाकी सब जो है उन्होंने कहा हल हो चुके हैं। अच्छा जी, एक और सवाल उनसे किया गया कि जी क्या ये वाकया इंटेलिजेंस की नाकामी है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है, इसके पीछे हज़ारों कामयाबियां भी होती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। इंटेलिजेंस की गेम ऐसे ही है जिसमें आप अपनी कामयाबियों की चेस्ट थंपिंग नहीं करते। उनसे सवाल हुआ कि तालिबान का तो अफगानिस्तान से ताल्लुक़ है, लेकिन BLA का अफगानिस्तान से क्या ताल्लुक़ है। उन्होंने जवाब दिया कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जवाब दिया कि BLA और अफगानिस्तान के दहशतगर्द दो अलग अलग ग्रुप हैं, उनके नज़रियात भी अलग हैं, मगर उन्हें इकट्ठा कौन कर रहा है। इन्हें ट्रेनिंग देकर, पैसे देकर पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठा किया जाता है, हैंडलर्स इन्हें इकट्ठा करते हैं। अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत की थी। हमने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की, लाखों महाजिरीन को बचाया, मगर उन्होंने हमारे यहाँ दहशतगर्दी की है। इसके अलावा जो है वो एक मौके के ऊपर जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान और एक जो सहाफ़ी थे उनके दरमियान भी तल्ख़ कलामी हुई, बल्कि खातून को जो है वो अपने सर से कोई इशारा कर रही थी बुक्टी साहब की बात के ऊपर। तो बुक्टी साहब ने कहा कि आप सर क्यों हिला रही हैं, आप डिसएग्री करती हैं मेरी बात से। तो वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी सर्दी होगी, मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी। बुक्टी साहब शुड नॉट हैव रिएक्टेड लाइक दैट। अच्छा जी, एनालिटिकली ज़रा इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा देख लें। एक तो मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि इंफॉर्मेशन का एक वैक्यूम था जो आज जाके फिल हुआ है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो जाके मेरे ख्याल में फिल हुआ है। बेटर मतलब इट शुड बीन अर्लियर, लेकिन चलें अब आ गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पहले मेरे ख्याल में आनी चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात यह कि इसके अंदर बार बार जिक्र किया गया कि जनाब अफगानिस्तान से ये ऑपरेशन जो है वो हैंडल किया जा रहा था। अफगानिस्तान के अंदर ऐसी फोर्सेज हैं, ऐसे अफराद हैं जो इस ऑपरेशन को हैंडल कर रहे थे, और बैकिंग जो है इसकी इंडिया की थी। इंडिया वाले एंगल के ऊपर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ बात करना चाहूँगा कि आम तौर पर अगर आप जाके देखें तो अब जाहिर बात है हमारे यहाँ पे इंडियन चैनल्स आते नहीं हैं, लेकिन हम बीइंग मीडिया पर्सन्स अक्सर इनको मॉनिटर करते हैं, हम देख रहे होते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। तो इनका और किसी मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई वाकया श्रीलंका में होगा, कोई वाकया, मैं इंडिया के आसपास के ममालिक की बात कर रहा हूँ, चाइना में होगा, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, कहीं पे कोई ऐसी एक्टिविटी होगी, उसकी ऐसी कवरेज नहीं होगी। लेकिन बलूचिस्तान स्पेसिफिक जब भी कोई बात होती है तो फिर क्या वजह है कि इंडियन मीडिया जो है वो क्यों फड़कना शुरू हो जाता है, इतना किस किस बात के ऊपर एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब है कि इनके ताने बाने जो है कुछ ना कुछ वहां पे जाके जरूर मिलते हैं, क्योंकि वहां से फिर रॉ की जानिब से या तो उन चैनल्स को या उन एंकर्स को कहा जाता है चलो भाई ढोल बजाना शुरू कर दो, और फिर वो ढोल बजाना शुरू हो जाते हैं। वरना आप मुझे बताइए ना, आपकी बलूचिस्तान का तो बॉर्डर भी नहीं मिलता आपके साथ। आपका बॉर्डर जो है वो तो पंजाब के साथ मिलता है या सिंध के साथ मिलता है, या ऊपर जाके मकबूजा कश्मीर जो है वो आपके बॉर्डर के साथ मिलता है। बलूचिस्तान कहां से आ गया? लेकिन जाहिर बात है इनकी ये जो दहशतगर्दों की ये कार्रवाइयां हैं, इसके अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको याद हो कि कुलभूषण जो पकड़ा गया था, उसने भी जब उसका वीडियो पैगाम आया था जो कि एक्चुअली रन किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी उसने बार बार ये बात की थी कि बलूचिस्तान स्पेसिफिक जो ऑपरेशंस हैं, मैं उसके लिए मुझे जो है वो भेजा गया था, और मैं फंडिंग करना, उनको सपोर्ट करना, खास तौर पे समंदर की साइड से, गवादर वाली साइड, गवादर की जो बेल्ट है, जो साहिली पट्टी है, वहाँ से इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करना जो है मेरी ड्यूटी थी, और मैं उसके लिए जो है वो कार्रवाइयाँ करता था। माई पॉइंट इज़, माई हम्बल पॉइंट इज़ कि जब हम जानते हैं, अगर हमारे पास सबूत हैं, जिसके बारे में बार बार जिक्र किया जा रहा था कि जी बुक्टी साहब कह रहे थे हमारे पास सबूत हैं, भारत की इन्वॉल्वमेंट के सबूत हैं, हम अफगानिस्तान और भारत को या उनके सफ़ीरों को लाकर डिमाश क्यों नहीं कर रहे? हम उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? अगर वो हमारे मुल्क के अंदर ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं तो वाई आर्ट वी डूइंग दैट? वी नीड टू डू दैट। एक बात। दूसरी बात ये कि बराए मेहरबानी, ठीक है, अच्छी बात, मैं दोबारा कह रहा हूं, दैट्स गुड कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बराए मेहरबानी रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को, एंकर्स को ऑन द स्पॉट लेके जाइए, वहां पे जाके दिखाइए, इनकी इंटरेक्शन करवाइए, जाके इन लोगों से जो विक्टिम्स हैं, जो हॉस्टेजेस हैं, उनसे इनकी इंटरेक्शन करवाइए, ताकि जो झूठ फैलाया जा रहा है साथ वाले मुल्क से, उसको निगेट किया जा सके, उसको हर सूरत निगेट किया जा सके। तीसरी बात ये, 33 दहशतगर्द जो इस पूरे ऑपरेशन के अंदर मारे गए हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनकी तस्वीरें दिखाइए, बताइए ये लोग कौन हैं। मैं बुक्टी साहब की एक मुझे बात अच्छी लगी जो उन्होंने कही कि हर बात का जो ये जो बहाना बना लिया जाता है कि जनाब यहाँ पे आपको बलूचिस्तान के अंदर जो है क्योंकि वो तरक्की नहीं मिलती तो इसलिए ये लोग हथियार उठाने के ऊपर जो है वो मजबूर हो जाते हैं।
उन्होंने एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा कि फिर इसका मतलब है डेरा गाजी खान का अगर कोई शख्स हो और वो समझता हो कि पंजाब के साउथ के अंदर जो है उसे वहाँ पे तरक्की नहीं मिली, तो वो क्या गुजरांवाला के लोगों के खिलाफ या लाहौर के लोगों के खिलाफ हथियार उठा लेगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा कतई तौर पे नहीं होता। बट हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये ज़रूरी है ये बात करना कि हमें बलूचिस्तान को निगलेक्ट करना बंद करना पड़ेगा। और व्हेन आई से निगलेक्ट, जहां पे दहशतगर्दों की कार्रवाइयां हो रही हैं उसके अगेंस्ट जो है, जहां पे हमें अपना नाउ वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन, और ये मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकता। वहीं पे मैंने पहले भी ये बात की थी, वहीं पे हमें बड़े बड़े तरीके से, बहुत सेंसिटिव तरीके से जो है वहां के नौजवानों को वापस कौमी धारे में लाना पड़ेगा। सरफराज बुगटी साहब ने एक बात की कि ये नाराज बलोच क्या होता है। उन्होंने कहा मीडिया के लोग जो है वो ये कहना शुरू हो जाते हैं बार बार नाराज बलोच। नाराज बलोच वो अफराद हैं जो बेसिकली हथियार उठाते नहीं हैं, लेकिन ये दहशतगर्द उनके पास जाके उनको इस बात पे मजबूर करते हैं और उसके बाद इनको इन कार्रवाइयों के अंदर ले आते हैं। आपको उनकी उन नाराजगियों को दूर करना पड़ेगा। आपको कोयटा के अंदर जाके, ज़ियारत के अंदर जाके, चमन के अंदर जाके, ग्वादर के अंदर जाके, वहां पे भी एचसन कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, कराची ग्रामर, इस किस्म के स्कूल्स खोलने पड़ेंगे। ये भी उनका भी वही राइट है। मैं आज पूछना चाहूंगा ना, आज आपके बलूचिस्तान के अंदर कितने वजीर हैं, कितने ऐसे एमपीएज हैं, एमएनएज हैं जिनके बच्चे एक्चुअली इन शहरों में आके पढ़ते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में पढ़ते हैं आके, या उनकी रिहाइशें यहाँ पे हैं, ताल्लुक बलूचिस्तान से रहते हैं यहाँ पे। तो वहां पे भी यही इस तरह यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। वहां पे लम्स क्यों नहीं है, वहां पे आईबीए क्यों नहीं है? होना चाहिए ना, ताकि एक नौजवान जब वो एक उसको अच्छी एजुकेशन मिले तो उसके बाद उसके रोजगार के जो मौके हैं वो भी उसे मुयसर हो सकें। खैर, दिस इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट। हमारा अगला व्लॉग जो है वह वो बहरिया टाउन के हवाले से भी बात करनी थी, बट द वीडियो इज क्वाइट लॉन्ग ना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि उसे डिटेल से जो है कवर करूं, खास तौर पे बीएलए के जो सरबराह हैं उस हवाले से हमारी एक रिसर्च रिपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आ रही है, उसे देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।